अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपने आज के दिन का आगाज़ बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट के साथ किया होगा। व्यूअर्स, हम सबका पूरा हफ्ता काम में, जिम्मेदारियों में गुजर जाता है। कोई ऑफिस जाता है, कोई कारोबार संभालता है और कोई पढ़ाई में मसरूफ़ रहता है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए वीकेंड भी आम दिनों की तरह होता है, क्योंकि उस दिन भी उनका वर्किंग डे होता है। इस तरह हमारे घरों की ख़वातीन भी सुबह से रात तक घर, बच्चों और पूरे ख़ानदान की जिम्मेदारियां निभाती हैं और इनके लिए भी आराम, सुकून और अपने लिए वक्त निकालना इतना ही ज़रूरी है जितना किसी और के लिए। इसलिए सुकून सिर्फ छुट्टी का नाम नहीं, बल्कि अपनी ज़ात को भी वक्त देने का नाम है। इसलिए अगर आपको वीकेंड पर छुट्टी मिलती है तो कोशिश करें कि कुछ वक्त मोबाइल और सोशल मीडिया से दूर रहें और अपने घर वालों के साथ बैठें, कुछ अच्छा खाएं और कहीं पिकनिक के लिए जाएं, कोई अपनी फेवरेट किताब पढ़ लें या कोई भी अगर आपकी हॉबी है उसके लिए भी वक्त निकालें, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें माइंड को फ्रेश कर देती हैं। और अगर आप इन लोगों में से हैं जिन्हें वीकेंड पर भी काम करना पड़ता है तो भी ख़ुद को नज़रअंदाज मत करें। जो आपका दिन होता है उसमें थोड़ा सा टाइम अपने लिए ज़रूर निकालें, सुकून से चाय या कॉफ़ी पी लें, थोड़ी सी वॉक कर लें या कोई भी अपना फेवरेट सॉन्ग सुन लें, या अगर आप चुपचाप भी एक जगह पे बैठना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं तो वो भी करें, अपने घर वालों को टाइम दें। और अगर आप घरेलू ख़वातीन में से हैं तो ये याद रखें कि आपका भी जो आराम है ना उस पर उतना ही हक़ है जितना बाकियों का है, क्योंकि आप लोग भी 24/7 जॉब करते हैं। तो अपने लिए ज़रूर वक्त निकालें, चाहे आप बिल्कुल छोटी सी कोई एक्टिविटी करें, कोई ड्रामा देख लें, कोई बैठ के अपना फेवरेट शो देख लें, किसी दोस्त से या बहन से फ़ोन पे बात कर लें, लेकिन अपने लिए लाजमी वक्त निकालें, क्योंकि एक खुश और पुरसुकून माँ और बीवी ही पूरे घर को खुश रख सकती है। और ये भी याद रखें कि ख़ुद का ख्याल रखना खुदगर्जी नहीं होता, बल्कि एक ज़रूरत है, क्योंकि जब हम खुद ज़हनी और जिस्मानी तौर पर पुरसुकून होंगे तो अपने काम भी बेहतर अंदाज में कर सकेंगे और अपने प्यारों को भी खुश रख सकेंगे। तो इस वीकेंड पर ख़ुद से भी एक मुलाकात करें, अपने प्यारों के साथ भी वक्त गुजारें और अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में थोड़ा सा जो सुकून है ना वो लेकर आएँ और सुकून को ज़रूर जगह दें। तो इसी खूबसूरत सोच के साथ हम आज के शो का आगाज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे स्किन के बारे में और कैसे हम अपनी स्किन को, अपने बालों को और अपने नेल्स को बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि खूबसूरत बाल, ग्लोइंग स्किन और हेल्दी नेल्स हर एक की ख्वाहिश होती है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी डाइट होती है, जिसको हम यूजुअली इग्नोर करते हैं। हम बाहर से बहुत महंगे सीरम्स लेते हैं, क्रीम्स लेते हैं और जो केमिकल ट्रीटमेंट्स हैं वो तो करवाते हैं, लेकिन हम कभी अपनी डाइट पे फोकस नहीं करते। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तबीन इरफान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर तबीन, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि हम देखते हैं कि हर दूसरे दिन हम कोई ना कोई सीरम ऑर्डर कर लेते हैं और वो जो 12 स्टेप जो कि एग्जिस्ट नहीं करता, कोई फ़ायदा नहीं होता 12 स्टेप स्किन केयर का, वो कर रहे होते हैं, लेकिन डाइट पे हमारा फोकस नहीं होता। हम ज़्यादातर बाहर से लेके खाना खा रहे होते हैं, जंक फूड तो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है आजकल। तो ये बताएं कि अगर हम चाहते हैं हमारी स्किन नेचुरली अच्छी हो तो ऑब्वियसली डाइट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इसको एक्सप्लेन करें। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। एक बहुत फेमस आपके पास आपने सुना होगा कोट है, यू आर व्हाट यू ईट। राइट। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि हम जो एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे होते हैं, हम उस पर रिलाई कर रहे होते हैं कि दिस इज़ गोइंग टू वर्क फॉर आवर स्किन, हेयर एंड नेल्स, जबकि हमारा जो इंटरनली हमारा सिस्टम है अगर वही ठीक नहीं होगा तो हम जो भी खाएंगे उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट हमारी स्किन पे भी नहीं आएगा, हेयर पे भी नहीं आएगा और नेल पे भी नहीं आएगा। तो हम से एक बहुत बड़ा जो एलिमेंट है वो मिस कर देते हैं, वो हमारी गट हेल्थ है। एंड वी जस्ट थिंक कि हम जो भी खा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जो है हमारी स्किन और हेयर तक ही रहेगा, ऐसा नहीं है। आपकी बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो आपकी गट हेल्थ का है। तो गट हेल्थ अगर आपकी अच्छी होगी तो आपकी स्किन भी अच्छी होगी, आपकी हेयर भी अच्छी होगी, आपके नेल भी अच्छे होंगे, क्योंकि गट इज़ 70% हमारा जितना भी उसका इम्यून सिस्टम है वो हमारे गट हेल्थ पे जो है वो अप्लाई कर रहा होता है। तो ना अगर हम बात करते हैं गट हेल्थ अच्छी कैसे होती है, वो होती है आपकी दही खाने से, आप जो है फर्मेंटेड फूड की इंटेक अच्छी करें और फाइबर की इंटेक अच्छी करें। और ये तीनों चीज़ें हम बिल्कुल मिस कर देते हैं। आप बहुत से लोगों को सुनेंगे और कहेंगे दही दही तो हम नहीं खाते हैं, हमें उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता। लस्सी तो नहीं हम पीते, उसका भी टेस्ट अच्छा नहीं लगता।
तो जो चीज़ें हमारी गट हेल्थ को अच्छा करती हैं वो हम इनटेक ही नहीं करते, और हम समझ रहे होते हैं स्किन तो बस हम कुछ भी खाएंगे हमारी स्किन ठीक रहेगी। एग्जैक्टली। तो गट हेल्थ इज़ फर्स्ट थिंग। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहती है, ब्लोटिंग रहती है, उनकी आप स्किन देखेंगे उसमें बहुत एक्नी होगी, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन भी बहुत ज़्यादा होगी। जितनी ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होगी तो आप जो है बहुत सारी डिजीज़ को खुद ही इन्वाइट कर रहे होते हैं। तो इन्फ्लेमेशन ज़्यादा, इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी बॉडी में वो भी ज़्यादा हो जाएगी। और हम खुद भी नोटिस करते हैं अगर हमारा स्टमक डिस्टर्ब होना तो फेस पे वो ग्लो नहीं रहता और छोटे छोटे पिंपल्स निकल आते हैं। हाँ, पिंपल्स भी, यही अब इंडिकेशन है कि इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी में ज़्यादा हो गई है। तो उसको कम करने के लिए हमें वही फूड खाने हैं ताकि ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो भी कम हो, हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स की प्रोडक्शन है वो कम हो। यूवी रेज से हमें डेली इतना डैमेज मिल रहा होता है स्किन में, उससे भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो इंक्रीज होता है, लेकिन हम कोई भी ऐसा फूड नहीं ले रहे होते जो कि इनको कम कर रहा होता है। हमारी जंक फूड की कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है, अल्ट्रा फूड, प्रोसेस फूड की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आपने दही की बात की है, तो जो बाजार से योगर्ट मिलता है वो भी क्या उसी में आता है? बिल्कुल, वो भी हम खा सकते हैं, जरूरी नहीं हमने दूसरा अगर हमें थोड़ा टेस्ट वो लगता है। हाँ, जैसे फैंसी है ग्रीक योगर्ट, जरूरी नहीं कि आपने ग्रीक योगर्ट ही लेना है, उसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, बाकी आपके न्यूट्रिएंट जो है वो कंप्लीट रहते हैं। तो हम अगर नॉर्मल दही भी लेते हैं जो घर में भी हम उसको जमा सकते हैं, हम वो भी ले सकते हैं। वो भी हमारी बॉडी के लिए और गट हेल्थ के लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ग्रीक योगर्ट है। फ्लेवर योगर्ट भी आप ले सकते हैं, आप उसमें फ्रूट्स ऐड कर दें और घर में ही आप बेशक स्ट्रॉबेरी का मिक्सचर बैठ के उसके अंदर ऐड कर दें, चॉकलेट का मिक्सचर ऐड करके आप उसको फ्रीज कर दें, आप उसको एज आइसक्रीम भी खा सकते हैं। अच्छा, ठीक है। इट्स नॉट जस्ट इम्पोर्टेंट कि आप सेम चीज़ ही खाएं, आप उसको अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग जो है वो करके आप इजीली खा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर हम इसी से स्टार्ट कर लेते हैं कि अगर हम चाहते हैं हम सुबह उठ के, क्योंकि ये जो है साइंस भी कहती है कि अगर हम दही खाते हैं खाली पेट तो दिन भी हमारा अच्छा रहता है, हमारा जो स्टमक है वो भी सही रहता है, गट हेल्थ भी अच्छी रहती है। तो सुबह उठ के अगर हम नहीं हैवी नाश्ता कर सकते, सुबह सुबह नहीं दिल करता पराठे और ये चीज़ें खाने का, तो हम चाहते हैं कि हम दही खाएं, तो हम दही को कैसे थोड़ा सा फ्लेवरफुल कर सकते हैं, उसको थोड़ा सा डेकोर करके खा सकते हैं, फैंसी कैसे कर सकते हैं? आप दही में ऐड करें, बनाना ऐड कर लें, फाइबर मिल जाएगा। आप उसमें वॉलनट्स ऐड कर लें, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिल जाएंगे जो कि हम सप्लीमेंट से ले रहे होते हैं। तो सप्लीमेंट्स भी तब वर्क करते हैं जब आपकी बॉडी में डेफिशिएंसीज जो है वो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन आप साथ डाइट भी ले रहे हैं। अगर हम डाइट नहीं ले रहे और हम सिर्फ प्रोसेस फूड खा रहे हैं तो इट मीन्स आपका सप्लीमेंट जो है वो काम नहीं करेगा। बिल्कुल। तो हम लोग आजकल जो हमारी जितनी भी यूथ है वो फॉलो कर रही होती है ट्रेंड्स को, कि कोई भी सप्लीमेंट मार्केट में आता है वो स्टार्ट कर देते हैं, पर ये नहीं देखते कि खाने के साथ वो चीज़ वर्क करेगी। सप्लीमेंट जो वो सिंथेटिक है और खाना जो है वो आपका नेचुरली ऑर्गेनिक है, तो आप वो खाएंगे तो साथ साथ जो है वो आप डेफिशिएंसी को कवर अप करेंगे विद द सप्लीमेंट्स। पर अगर आप कुछ भी नहीं ले रहे तो आप अकेले जो है वो डेफिशिएंसीज को कवर अप नहीं कर सकते। तो योगर्ट में आप प्रोबायोटिक्स ऐड कर सकते हैं, प्रीबायोटिक्स जिनका फूड है वो आप ऐड करें, दैट इज़ बनाना। आप उसके अंदर वॉलनट्स ऐड कर लें, सीड्स ऐड कर लें, कोई और आपका फ्रूट खाने का दिल करा आप वो ऐड कर लें। आप चोको चिप्स भी ऐड कर सकते हैं, डार्क चॉकलेट चिप्स ऐड कर लें, उससे क्या होगा कि अच्छा, जो लोग हमें देख रहे हैं वो बड़ा सरप्राइज हो रहे होंगे कि यूजुअली जो डाइटिशियन हैं वो बिल्कुल सब कुछ बंद कर देती है कि आपने नहीं खाना, लेकिन आप वो सारी चीज़ें कह रही हैं कि हम खा सकते हैं जो कि हमें पसंद है। हाँ बिल्कुल, आप सब कुछ चीज़ें खाएं। हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप मैं कहूँगी ना कि आप सब कुछ छोड़ दें तो हमारा माइंड ट्रिगर करेगा हमें वही चीज़ खानी है। ट्रू। तो बेटर इज़ कि आप उसकी क्वांटिटी कम कर लें और आपके माइंड को सिग्नल चला जाएगा कि आई हैड दैट थिंग, तो फिर मैं उस तरह से क्रेव नहीं करूँगी जिस तरह से जब मुझे बिल्कुल बंद कर दिया जाए तो वो चीज़ ज़्यादा खाऊंगी। एग्जैक्टली। और डॉक्टर तबीन ये चीज़ भी होती है कि अगर हमें किसी चीज़ की क्रेविंग हो रही है ना सुबह से, तो वो हम कुछ भी खा लें हमारा माइंड वहीं पे स्टक रहता है। जैसे अगर हम कैलोरी डेफिसिट पे हैं और हम कह रहे हैं नहीं शाम तक हमने सिर्फ 500 कैलोरीज ली हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम स्नैक्स खा लेंगे, बिस्किट्स खा लेंगे, चॉकलेट्स खा लेंगे, मतलब वो चीज़ हमने खानी है और वो फिर हम ट्रिपल खा लेते हैं। तो फिर अच्छा है कि हम एक पोर्शन कंट्रोल करते हुए सारी चीज़ें खा लें। हम सारी चीज़ें खाएंगे लेकिन हम उसकी क्वांटिटी कम कर देंगे, तो इससे आपकी जो बॉडी है उसमें एक सिग्नल भी चला जाएगा, सेटिस्फेक्शन का सिग्नल चला जाएगा, तो फिर आपकी बॉडी जो उस तरह से उस चीज़ को क्रेव ही नहीं करेगी और आपकी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज भी आपकी उस टाइम पे पूरी हो जाएंगी और आप अच्छा फूड भी खा रहे होंगे। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम साइमा। ड्रॉप हो गया। अच्छा तबीन ये बताएं कि सुबह उठ के, क्योंकि हम बात कर रहे हैं हेल्दी स्किन और हेयर के लिए, तो अक्सर जब हमें बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है तो अगर हम चेक करवाएं तो बताते हैं कि आप में आयरन डेफिशिएंसी है, बायोटिन की डेफिशिएंसी है, तो डाइट में क्या चीज़ें हैं जो हम ऐड करें तो ये मसला थोड़ा कम हो जाता है? ओके, अगर हम बात करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमारे जितने भी हेयर है, स्किन है, नेल है, वो हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी की वजह से भी होते हैं, बिकॉज इट इज़ मेड ऑफ केराटिन। आपने सुना होगा केराटिन से ही हमारे नेल बन रहे हैं, हमारी जो है वो हेयर ग्रोथ हो रही है और हेयर बन रहा है, और उसको बनाने के लिए बायोटिन चाहिए होता है। तो बायोटिन भी हमें प्रोटीन फूड से ही मिल रहा होता है। जैसे हमारे पास एग्स है, आप डेली जो है 2 एग लाजमी लें। हम लोग क्या कहते हैं एक अंडा खा लें, हमारी प्रोटीन की
पूरी हो गई है पूरे दिन की, अब ये हमारे लिए सफिशिएंट है, हमें प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। जबकि आपका जितना बॉडी वेट है हमें उसके मुताबिक जो है प्रोटीन कंटेंट लेना होता है। इफ़ समवन इज़ वेइंग 60 kg तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन लाजमी लेना है, और एक अंडे में सिर्फ 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है। तो ये डेली उसको इतना प्रोटीन इतना लेना चाहिए उसके वेट के अकॉर्डिंग, तब उसको हेयर फॉल इश्यूज नहीं होंगे। जब हम एक अंडा कह रहे हैं कि हमने डेली एक अंडा खा लिया है और ये काफ़ी है हमारे लिए, तो फिर तो प्रोटीन कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि वो तो 7 ग्राम्स है और आपको 60 ग्राम्स चाहिए था। इट मीन्स आप कितना पीछे हैं, इस वजह से आपकी स्किन भी जो है वो भी, उसकी भी हेल्थ लैग कर रही है, आपकी हेयर हेल्थ लैग कर रही है और आपके नेल हेल्थ भी लैग कर रही है। ठीक है, एक और कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वो मैंने पूछना पूछे। था कि मेरे बाल कहाँ गिर रहे हैं। ठीक है, बाल गिर रहे हैं आपके? जी मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं। ठीक है, सेम थिंग जो हमने बात की। तो बालों के लिए ज़रूरी है कि हम जितनी भी हमारी प्रोटीन डेफिशिएंसी है उसको पहले देखें, उसके अलावा हमारी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से, जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से भी बाल बहुत गिरते हैं। अब जो लोग एनीमिया का शिकार होते हैं, उनका आयरन जो है वो अच्छा नहीं होता, पूरा नहीं होता है, 10 से कम जा रहा होता है, उनका भी हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो आप उनकी स्किन देखो कि स्किन पेल भी हो जाती है और डार्क सर्कल्स आ जाते हैं, तो वो इंडिकेट कर रहे होते हैं कि आपको आयरन डेफिशिएंसी भी है और एनीमिया आपकी बॉडी में अकर कर चुका है। तो आपको उसके लिए आप ये कह सकते हैं कि हमें फूड लेने हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो उस तरह से नहीं खा रहे तो जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है। जैसे अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग सिर्फ प्लांट सोर्सेज से ही आयरन ले रहे होते हैं, तो वो हमारी बॉडी में रेडिली एब्जॉर्बेबल नहीं है। अच्छा। जबकि एनिमल सोर्सेज जो है वो रेडिली एब्जॉर्बेबल हैं और उनके अंदर से हमें 100% प्रोटीन मिल रही है। जैसे अंडे से आपको 100% प्रोटीन मिल रही है, वो पालक से नहीं मिलेगी। अच्छा। तो अगर आपको लेना है, अगर ऐसे हम प्लांट सोर्सेज ले रहे हैं, तो हम विटामिन सी का भी इस्तेमाल ज़्यादा साथ साथ करते हैं। फॉर एग्जांपल यू आर टेकिंग सैलड, तो हम लेमन ऐड करते हैं ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में हो जाए, ठीक है। ग्रीन वेजिटेबल्स की। तो इसी तरह से हमें मिक्स करने पड़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट करनी पड़ती हैं चीज़ें, जिससे आपकी बॉडी में आयरन एब्जॉर्ब हो रहा है। अब कुछ कहते हैं कि हम बीट रूट बहुत खाते हैं फिर भी हमें आयरन डेफिशिएंसी है। तो बीट रूट जो है वो, अगर आप प्लांट सोर्सेज से बीट रूट ले रहे हैं तो वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं है। आपको कलेजी का सोर्स लेना है। कुछ लोगों को कलेजी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, लेकिन कलेजी इज़ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। इट इज़ अ स्टोरेज हाउस, जैसे हम लिवर कहते हैं, लिवर इज़ अ स्टोरेज हाउस ऑफ ऑल द न्यूट्रिएंट्स। उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होते हैं। तो आप कलेजी खाते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा है। नहीं खानी आप वो ना खाएं, आप कबाब बना के रख लें कीमे के। अब हर खाने के साथ एक एक कीमे का कबाब खा लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। तो उससे आपकी आयरन डेफिशिएंसी क्योर होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। तो आज हम बात कर रहे थे कौन से ऐसे फूड्स हैं जो कि हमारी हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं, स्किन के लिए अच्छे हैं, हमारी नेल के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और हम इसी पर बात कर रहे थे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी डॉक्टर ताबीन इरफान। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वेलकम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि गर्मी और हब्स के मौसम में हम अपनी फ़िटनेस का ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोगों का ख्याल है कि इस मौसम में पहले ही बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो वर्कआउट करने से डिहाइड्रेशन हो जाती है। तो आज हम फिटनेस ट्रेनर से ये जानेंगे कि इस मौसम में एक्सरसाइजेस करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी चाहिए तो कितनी और किस किस्म की करनी चाहिए। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर रहमान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। और इतने सारे सवाल, मैं सोच रहा हूँ किस किस का जवाब दूँ। नहीं, हम एक एक करके इस पर बात करेंगे। और साथ मेरे साथ मौजूद हैं फिटनेस ट्रेनर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। रहमान, आपसे स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो बताएं कि लोगों का एक ख्याल है कि इस मौसम में, ह्यूमिड वेदर में एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो पूरे नहीं होते हैं या पानी की कमी हो जाती है, तो ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये मिथ है या सच है? अच्छा, मुझे ये बताएं कि सर्दियाँ आएँ तो लोग कहते हैं सर्दियों में नहीं करनी चाहिए, बहुत गर्मी आए तो फिर उसके बाद ह्यूमिड वेदर आए। ये वो हैं जो कहते हैं हमें सिर्फ मौका चाहिए जान छुड़ाने के लिए, कि बस कोई ऐसा मौका मिल जाए कि हम ट्रेनिंग ना करें। मैं ये समझता हूँ कि चाहे मौसम जैसा भी, आप उसमें खुद को ढालते जाओ, शेप अप करते जाओ। अगर फॉर एग्जांपल विंटर है तो आप इंटेंसिटी की तरफ चले जाओ, अगर ह्यूमिड वेदर है तो आप उसको चेंज करते जाओ। लाइट मॉडरेट लेवल ट्रेनिंग आपने करनी है। और ये कहना गलत है कि ट्रेनिंग नहीं करनी चाहिए और हम इजी होके बैठ जाएं। ठीक है,
अच्छा ये बताएं कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, तो कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने डाइट में लाजमी लेनी चाहिए? डिपेंड ऑन वेदर। हम अगर इस देखें- वेदर की हम बात करें ना, गर्मी और अगर देखें जैसे यूजुअली मैंने ऑब्जर्व किया है कि लोग क्या करते हैं, आजकल आपने देखा होगा कि फास्ट फूड कैफ़ेज़ वगैरह बहुत ज़्यादा बन चुके हैं, फिज़ी ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आना शुरू हो चुका हुआ है, तो उस हिसाब से सेहत पे बुरे असरात भी हैं और हमें इस चीज़ को देखना भी चाहिए। अगर इस मौसम में ख़ुद को फिट रखना है, हाइड्रेट आपने रहना है, आपके इलेक्ट्रोलाइट्स आपके पूरे हो, मिनरल्स आपके पूरे हों, अगर पानी बहुत ज़्यादा पिया नहीं जाता, ओवर स्वेटिंग होती है, तो हमें ये देखना है कि कितना हम पानी पी चुके हैं और हमें नमकियात अगर कितने लेने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हर पर्सन को नींबू पानी सूट नहीं करता, तो सम टाइम ऐसा होता है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा स्वेटिंग है तो आप थोड़ा सा इस्तेमाल कर सकते हो ओआरएस का। अगर आपने ये नहीं करना तो आप इस्तेमाल ये कर सकते हो कि विटामिन सी वगैरह आप ले लो। तो ये सारी चीज़ों को बैलेंस और शेप अप करना है। जैसे मैं हूँ, अब मेरे साथ जो अगर फैटी पर्सन बैठा है, उसका परसेंटेज बॉडी की कुछ और है, उसका अगर हार्ट इशू है या कोई डायबिटीज़ पेशेंट है, तो उसको उस हिसाब से चीज़ों को लेके चलना है, मुझे अपने हिसाब से लेके चलना है। सो बेसिक फार्मूला ये है कि आपने हाइड्रेट रहना, पानी का इस्तेमाल अच्छा करना। ये नहीं लोग कहते हैं जी मैं बहुत पानी पीता हूँ, देखा ये जाता है एक दफ़ा ही पानी पी लेते हैं। आप अपने पास बॉटल कैरी कर ले इस मौसम के हिसाब से। मैं कैरी करता हूँ और सिर्फ पानी या घूंट 2 घूंट पानी मैंने पी लिए, तो आपने हाइड्रेट रहना है। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, वरना तो ह्यूमिड इतना ज़्यादा कि आप तो कुछ भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अरीबा आप बताएं कि आपको क्या लगता है ये जो करंट हमारा वेदर चल रहा है, ह्यूमिड वेदर, इसमें उमूमन ख़वातीन वर्कआउट से पहले या वर्कआउट के बाद क्या गलतियाँ करती हैं और क्या चीज़ें उनको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए? उनको फ़र्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रेशन का ख्याल रखना चाहिए। आजकल जैसे गर्मी का मौसम है, स्वेटिंग ज़्यादा होती है, ओआरएस वगैरह ले लेना चाहिए। इस तरह की चीज़ें उनको ध्यान रखना चाहिए, वार्म अप करना चाहिए इस तरह का। तो ठीक है, ठीक है। उसमें मैं ये समझता हूँ कि साथ जो है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हाउस वाइफ है, उन चीज़ों को घर के काम भी करने। जैसे मैं अपने घर की मैं बात करूँ तो अगर वो घर में मेरी सिस्टर और बाकी फैमिली मेम्बर्स काम करते हैं तो स्वेटिंग वगैरह होती है, बिल्कुल। लेकिन ख्याल ये रखना है कि पानी सम टाइम उन चीज़ों को, नमकियात को पूरा नहीं करता, पेट भर जाता है। तो मैं ये चाहूँगा, ये कहूँगा कि आप चिया सीड, तुखमलंगा दिन में 1 या 2 दफ़ा आप इस्तेमाल करें। ठीक है। अब उसके बेनिफिट्स ये हैं कि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, चाहे आप किसी भी ऑर्गेनिक शरबत में डाल लें या आप किसी भी जूस में डाल लें, लेकिन इस्तेमाल आपने करना है। इससे बहुत ज़्यादा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। अगर तो आपको बीपी का भी इश्यू है तो वो भी मॉडरेट लेवल तक कंट्रोल रहता है, क्योंकि इस मौसम में आपने देखा होगा स्किन रैशेस, स्किन रेड हो जाती है ओवर स्वेटिंग की वजह से। आप बार बार साफ करते हो, रैशेस वगैरह हो जाते हैं। बीपी के चांसेस, आपने हॉस्पिटल आप विजिट कर लें, आप देख लें। अगर हार्ट पेशेंट हैं या कोई दूसरा बीमारी है उनको, तो उनकी परसेंटेज ज़्यादा होगी है, एहतियात ज़्यादा करनी पड़ती है। तो इसलिए इस चीज़ को नॉर्मल मत लें कि 1 महीना है या 2 महीना। हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है और चीज़ों को बैलेंस में लेके चलना है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा रहमान ये बताएं कि जो टीनेजर्स हैं, अक्सर वो जो सप्लीमेंट्स हैं, वो जो नया उनको एकदम से चलता है ना, जिम जाना है, वर्कआउट करना है, मसल्स बनाने हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उनके लिए सेफ़ है? और अगर कोई स्टार्ट कर रहा है वर्कआउट, अभी वो कह रहे हैं कि कल से मैं जिम जाऊँगा, मुझे चाहिए मसल्स, तो उसकी क्या मतलब रूटीन होनी चाहिए और क्या वो तब ले सकता है प्रोटीन सप्लीमेंट स्टार्ट? देखिए जी, मैं जो कहने अभी जा रहा हूँ तो बड़ी रियलिटी वाली बात है कि मैं अगर ट्रेनर क्लाइंट को फ़ौरन फर्स्ट डे रिकमेंड करता है, मैं ये कहता हूँ कि आपने उस ट्रेनर पे बिलीव नहीं करना। अच्छा, ठीक आपने है। बिलीव नहीं करना। बॉडी की स्टेजेस हैं। मैं अगर किसी पर्सन को ट्रेन करूँगा तो मैं ये देखूँगा कि उसका BMI, बॉडी लेवल या बॉडी की कैपेसिटी, एनर्जी लेवल क्या है। फिर उसको नेचुरल डाइट पे मैं लेके जाऊँगा। उसके बाद उसमें लेवल इंक्रीज़ करूँगा, उसकी ट्रेनिंग इंक्रीज़ करूँगा। फिर उसके बाद जाके देखूँगा अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, देन फर्स्ट आई विल ऐड वाइटामिन्स। ये तो डॉक्टर भी रिकमेंड करता है। प्रोटीन 30-40,000 का, क्योंकि ज़ाहिर बात है डॉलर के हिसाब से 30-40,000 का अगर एक बॉक्स आपने लेना है तो क्या वो बंदा अफोर्ड कर सकते हैं? आप पहले ही उसको चिपका देते हो, भाई तूने ये लेना है, इसके बिना बॉडी नहीं बनी। प्रोटीन है क्या? आपका सेकंड सोर्स ऑफ मील, दैट्स इट।
तो इसलिए ऐसा मत करें, अपने क्लाइंट्स को उनकी मनी को वेस्ट मत होने तक। बिल्कुल रहमान, बताएं और लोगों को करके भी दिखाएं आप। यस 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 यस, क्योंकि वैसे भी आजकल जो ज़्यादातर लोग हैं वो हमें देख रहे हैं, और वो आज सैटरडे है, वीकेंड है, तो वो घर बैठे होंगे, तो वो वेट कर रहे होंगे कि कोई हम ऐसी टिप्स दें। तो रहमान करके दिखाएं कि इस मौसम में सबसे पहले जो इजी एक्सरसाइजेज हैं वो कौन सी हैं। आपने तो ऐसे वीक का बताया, वीकेंड का बताया कि जैसे वो समझे कि वर्कआउट करना। इमेजिन करें कि मैं जी सर आपने हमें ना तंग नहीं करना, हमारा वीकेंड है, हमने अच्छा। चीट करनी है, तो इसलिए चीट मील को आपने जस्ट 1 मील आपने लेना है। तो इसलिए वीकेंड प्लस वर्कआउट और थोड़ा सा चीट मील, आई थिंक इजाजत दे देते हैं। वीकेंड थोड़ा में तो सा। बनता है। हाँ थोड़ा सा, आप भी कह रही लेकिन हैं। उन लोगों के लिए जो पूरा वीक प्रॉपर मील हाँ, लेते हैं। exactly। उन लोगों के लिए नहीं है जिनका पूरा वीक चीट मील होते हैं। जैसे मैं भी करूँगा, लेकिन मैं वर्कआउट करता हूँ 90 मिनट इस मौसम में ना। ओके लेट्स गो। हम जैसे हमारे एक कॉलर्स थे, उन्होंने बात की मोबिलिटी स्ट्रेचिंग, इट्स अ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज हमारी फिटनेस इंडस्ट्री में खुद को फिट रखने के लिए। एग्जाम्पल मैं देता हूं, गाड़ी को आप 1 वीक बंद रखें, मूव ना करें, तो उसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सेम लाइक आवर बॉडी, हमने उसको कैसे एक्टिवेट करना है। अगर आप अपने लोअर बैक पोर्शन को, लोअर पोर्शन को, अपर पोर्शन को एक्टिवेट नहीं करते, तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपको लगेगा बस जी यहाँ से दर्दें हो रही हैं, यहाँ से दर्दें हो रही हैं, यहाँ से दर्दें हो रही हैं। तो आपको बेस्ट मूवमेंट जिसमें आपका फुल बॉडी वर्कआउट भी होगा, मोबिलिटी भी होगी, नो वेट ट्रेनिंग, आपके बॉडी वेट ट्रेनिंग के साथ हम ये सारी कैलोरीज भी बर्न करेंगे। सिंपल स्ट्रेट स्टैंडिंग, पाँव मेरे शोल्डर से थोड़ा सा आउटसाइड है, नी फुट फिंगर स्ट्रेट आपने लेके जाने। लोग गलती क्या करते हैं, एग्जाम्पल के जैसे मैं बोलूँ कि जी आप स्ट्रेट स्टैंडिंग हो जाएं, तो फुट फिंगर और नी की पोजीशन चेंज होती है। आपने अपना हाथ, ये वेरी इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा कि स्क्वाट्स करते हैं, बाकी करते हैं जी हमें दर्द हो रही है, घुटने में दर्द हो बिल्कुल रही ऐसे ही है। तो उसका बेस्ट ये है, गलती क्या करते हैं, गलती ये करते हैं घुटना और फुट फिंगर ये एक सेम लेवल है। पे होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं होता। तो बेस्ट वे मैं बताता हूँ, अपने हाथ को इस तरह रखें और ये देखें कि सेम पोजीशन पे आ रहा है, इधर भी सेम। कभी भी आपको नी पेन नहीं होगी ट्रेनिंग करते। इतने राज की बातें मैं बता रहा हूँ। ओके, मूवमेंट हमारी स्टार्ट होगी क्योंकि इसमें फुल बॉडी मूवमेंट है। ये आपके हैमस्ट्रिंग, क्वाड्स मसल, ग्लूट्स, लोअर बैक और शोल्डर आर्म्स टोनिंग एक्सरसाइज भी है। स्लो रिदम में डेमो में दूंगा। डाउन, सर्कल बनाना है, मैंने अप स्टैंडिंग में जाना है, डाउन हो गया, स्क्वाट्स मेरे हो गए, देन अप, सर्कल, डाउन मैं करूंगा। एक रिदम स्लो डेमो में बता रहा हूं, अभी मैंने थोड़ा सा स्पीड में बताना है। डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, सर्कल बना रहा हूं मैं। मेरी मूवमेंट आर्म्स फुल बॉडी फिंगर टू फुट फिंगर तक बिजी है, इन्वॉल्व है, मसल एंगेज है। तो हमने इस रिदम को 15 to 20 रैप्स, 3 सेट्स, 13 सेकंड की आपने ब्रेक के साथ आपने इस सर्कल को करना है। ओके लेट्स गो। 1 2 3 4 5, 3 सेट्स प्रॉपर सर्कल एक रिदम के साथ। पोजीशन भी मैंने आपको बता दी कि आपकी स्टैंडिंग पोजीशन, फुट फिंगर और नी किस लेवल पे होने चाहिए। फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपने करना है वॉकिंग स्टेप्स। वॉकिंग स्टेप्स में मोस्टली लोग गलती करते हैं और गिर जाते हैं। अब मैं बोलो जी आपने स्टेप्स लेने हैं लेकिन वो स्टैंडिंग पोजीशन में उनका बैलेंस नहीं रहता। बेस्ट वे, स्ट्रेट स्टैंडिंग, प्रॉपर जितने आपके शोल्डर्स हैं, कोई सेटिंग नहीं करनी, और जो राइट या लेफ्ट जिसको भी आपने सबसे पहले पीछे लेके जाना है, बैकवर्ड करना है, आप उसको ले जाए सीधा। ठीक है। 1 स्लो डेमो, 2 स्लो डेमो, अगेन मैं सेम पोजीशन में आ गया, 3
अपर बॉडी को भी थोड़ा मूव करना है। 4 5 6 7 8 9 10। बिगनर्स जो होते हैं वो समझते हैं कि अगर ये वॉकिंग स्टेप करने हैं वो कैसे करते हैं, उनकी गलती क्या होती है। ओके सर, हम खड़े हो गए, अब क्या करना है? अच्छा जी, वॉकिंग स्टेप्स करो। वो पाँव को इसको इसके पीछे ले जाएंगे। अच्छा जी, राइट, बिल्कुल इस हाँ, तरह करते फिर हैं। वो ना इस तरह वो बैलेंस उनका आउट होता है, उनको समझ ठीक नहीं है। आती। तो इसका फॉर्मूला ये है, टेक्निक ये है, स्ट्रेट स्टैंडिंग, शोल्डर लेवल, जितने मेरे शोल्डर, उसमें अगर इसको फॉरवर्ड करना है, इसको बैक करना है, वो ये कंपलसरी नहीं है। आप बैक लेके बैलेंस के साथ, ये जितना गैप है वो आपको बैलेंस करेगा, दैन उसी पोजीशन में आपने वापस आना है। बेस्ट इंटरनेशनली भी आप इसी तरह ही देखेंगे। ओके गो, 1 इस तरह एक रिदम के साथ, 2 3 4। बेस्ट एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज जो टर्न अप करती हैं। एग्जैक्टली। और टीनेजर्स के लिए भी बताएं, जो हमें बच्चियां देख रही हैं और वो चाहती हैं कि वो घर में करें, जिम ना जाएं, उनके लिए भी बताएं। वैसे इमेजिन करें कि आजकल मैं समर कैंप करवा रहा हूँ। अच्छा। अब समर कैंप में मेरे पास 5 to 15 तक किड्स हैं। हमारे कुछ वेरी क्लोज फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कहा जी रहमान भाई आपने बच्चों को ट्रेन किया, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं पर्सनली किड्स को ट्रेन कर रहा हूँ। अब उनकी प्रॉब्लम्स क्या होती है? एनर्जेटिक होते हैं, उनको बैलेंस करना है, लेकिन कौन कौन सी ट्रेनिंग्स उनके लिए बेनिफिशियल है उन बच्चों को अच्छा, क्विक बता दे रहमान, हमारे पास कुछ ही सेकंड्स हैं, बस जल्दी से टिप दे। लेट्स गो बच्चों, लाइन अप हो जाओ, ट्रेनिंग करनी है। ओके, सबसे बेस्ट मैं बताता हूँ, आपके पास कोई टाइम नहीं, इस ट्रेनिंग को 3 टाइम्स आपने करना है और 3 सेट्स इसके होंगे पर डे। नीज को बेंड कर लें क्योंकि उनको बॉक्सिंग बहुत ज़्यादा पसंद है। घुटनों को थोड़ा बेंड कर लें, हाथों को इस तरह पकड़ लें जैसे गेम्स अक्सर आप खेलते हो। एक स्लो रिदम में बताने लगा हूँ, 1 2 3। ये मूवमेंट तो आई थिंक बच्चे कर सकते हैं। 4 क्योंकि फुल बॉडी इन्वॉल्व कर रहा हूँ, 5 6 7 8 9 10। जो गेम आपको अच्छी लगती है उस वक्त आप उसको ऑन करें, गेम को नहीं देखना। तो ट्रेनिंग आपने करनी है मैक्सिमम रैप्स, मतलब आप कर लेंगे 1 मिनट 3 टाइम, परफेक्ट। इसको आप डेली भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके ठीक है, तो Yeah, okay. ठीक है रहमान, तो आज हम बात कर रहे थे कि जो ह्यूमिड वेदर है अक्सर इसमें एक मिथ पाई जाती है, लोग कहते हैं कि इसमें एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तो इसी हवाले से आज हमने बात की है कि एक्सरसाइज करनी चाहिए और कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, ये भी रहमान ने हमें करके दिखाई है। रहमान अब्बास हमारे साथ मौजूद है, थैंक यू सो मच। You और मेरे welcome. साथ मौजूद थी अरीबा, थैंक यू सो मच। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे ऐसे हस्बैंड्स की जिनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं, क्योंकि ऐसे शौहर के साथ रहना किसी ज़हनी अजाब से कम नहीं होता और ऐसी बीवी हर वक्त किसी शदीद ज़हनी अजियत, खौफ और तनकीद से गुजरती है और इसका जो असर है ऑब्वियसली वो उसके घर के माहौल पे पड़ता है, बच्चों की परवरिश पर पड़ता है और बच्चों की मेंटल हेल्थ भी इससे इफेक्ट होती है। और ऐसी सूरत हाल में बीवी को अपनी ज़हनी सेहत बचाने के लिए क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर नेहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर नेहा, सबसे पहले तो हमें एक्सप्लेन करें कि जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं या नार्सिसिस्ट है कोई बंदा, ये कैसे पता चलता है, क्या होती है ये पर्सनालिटी? नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी देखें, एक तो ये कि एकदम से तो पता नहीं चलता कि बंदा जो है वो नार्सिसिस्ट है। नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के उस क्लस्टर में एक आती है। साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर हम इसको देखें तो एक पर्सनालिटी शख्सियती जो एक डिसऑर्डर है ये उसके डोमेन में आती है। ठीक है। अब इसको देखना कैसे है कि बंदा जो है वो नार्सिसिस्ट है, इसकी जो ओरिजिनेशन है वो शुरू होती है बचपन से। बचपन के कई अवामिल, कोई ऐसा हादसा, कोई ट्रॉमा,
बचपन में वालिदैन की परवरिश कैसी थी, बच्चा जो था वो सेल्फ क्रिटिक का शिकार तो नहीं था या उसकी हद से ज़्यादा तारीफ़ तो नहीं की जाती थी, ये सारी चीज़ें जो हैं शामिल होती हैं। और नार्सिसिज्म को समझना भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो इसमें ये है कि जो बंदा अपनी ख़ुद की तारीफ़ बहुत ज़्यादा करे, ख़ुद को सबसे बरतर समझे, तनकीद का सामना अगर उसको हो तो वो गुस्से में आ जाए, ये सारी चीज़ें जो हैं नार्सिसिज्म में आती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर नेहा, ये बताएं कि इंसान जैसे होता है ना कि आपके बहुत से ऐसी पर्सनालिटी, जैसे कोई चीज़ होती है आपने किसी की देखनी होती है कि ये चीज़ इसकी पर्सनालिटी का हिस्सा है, इसके कैरेक्टर का हिस्सा है, तो वो उसकी जो हिस्ट्री है वो सिर्फ उसी दिन की नहीं होती, वो बहुत पीछे जाती है, उसके बचपन में जाती है। आपको बहुत से ऐसे चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं जिसकी वजह से कुछ चीज़ें जैसे पीपल प्लीजिंग टेंडेंसीज हैं वो भी आ जाती हैं, और वो पेरेंटिंग की गलती है। मतलब आपकी पेरेंटिंग अच्छी नहीं होती, या पेरेंटिंग ऐसी की गई होती है, आपको जो चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं वो आगे जाके आपकी पर्सनैलिटी को शेप करते हैं। तो जो लोग आगे जाके नार्सिसिस्ट बनते हैं उसमें पेरेंटिंग का क्या रोल होता है? उनको कैसे पेरेंट्स होते हैं जिसकी वजह से जो उनकी पर्सनैलिटी है वो इस तरह की हो जाती है? देखिए, रिसर्च में ये आया है कि उस तरह के पेरेंट्स जो हैं या तो वो बहुत ज़्यादा बच्चे को तनकीद का शिकार करते हैं, हर वक्त क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसकी किसी चीज़ को वैल्यू नहीं देंगे, उसको अप्रिशिएट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ पे। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि जो पेरेंट्स हद से ज़्यादा बच्चे को सराहते हैं, तारीफ़ करते हैं, हद से ज़्यादा हौसला अफजाई करते हैं, उनमें भी ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स और टेंडेंसीज़ जो हैं वो पाई जाती हैं। जिन फैमिलीज़ में बैलेंस नहीं होता पॉजिटिविटी का और नेगेटिविटी का, वहाँ पे ये ट्रेट्स जो हैं वो ज़्यादा पाए जाते हैं। बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग में। ठीक है। अच्छा नेहा, क्या जब हम लाइफ पार्टनर चूज़ कर रहे होते हैं तो मुझे लगता है ये आप मुझे बताएगा इफ़ आई एम रॉन्ग कि अल्लाह ताला ने ना आपको एक इंट्यूशन दी होती है, जो औरत की ना इंट्यूशन वो बहुत स्ट्रांग होती है। आपको पता चल जाता है एक इंसान आपके लिए सही है या नहीं सही, लेकिन आप उमूमन वो रेड फ्लैग्स इग्नोर करते हो कि ये बदल जाएगा या बदल जाएगी, या फिर आप कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं लेकिन आपको वो शायद वो नेगेटिव अटैचमेंट होती है, वो एक ट्रॉमा बॉन्ड हो जाता है, उसकी वजह से आप पीछे नहीं हट पाते। तो ये चीज़ें आपको नज़र भी आती हैं, फिर भी आप आंखें बंद करके उसी चीज़ के पीछे चलते रहते हो। तो इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं, और कौन से रेड फ्लैग्स होते हैं जो ऐसी पर्सनालिटी के लोग दिखाते हैं और हम इग्नोर कर देते हैं? देखिए, नार्सिसिज्म को बाज़ दफ़ा मुंसलिक किया जाता है गुस्से वाले शख्स के साथ, जो एग्रेसिव है बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा उसको जल्दी आ जाता है। लेकिन इन दोनों में फ़र्क वाज़े करना बहुत ज़रूरी है। गुस्से वाला शख्स जो है वो गलती करेगा, वो उसका गलत रवैया भी होगा, वो गलत रवैये में आके हो सकता है कि फ़िज़िकल भी हो जाए, वो सोशली आपको कोई ऐसी बात कह दे जो कि नागुज़ीर आपको गुजरे, बट इन दी एंड वो समहाउ अपनी गलती को तस्लीम भी कर लेता है और अपने रवैये को बदलने की कोशिश भी करता है। जबकि नार्सिसिस्ट जो है वो कभी भी अपना रवैया बदलेगा नहीं, वो उन्हीं टेंडेंसीज़ को, उन्हीं पैटर्न्स को फॉलो करेगा, ख़ुद को सराहेगा। अगर वो गलती करेगा भी और उसको बताया जाए कि तुमने ये गलती की है, तो वो आपको गैसलाइट करना शुरू कर देगा। अब गैसलाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म इसमें आ जाती है, जो कि मोस्टली लोग नहीं अवेयर इस टर्म से। गैसलाइटिंग का मतलब ये होता है कि आप अगले को इतना ज़्यादा डीवैल्यू करना शुरू कर दो और इतना ज़्यादा उस पर क्रिटिक करना शुरू कर दो, डिसमिस करो उसके इमोशंस को, कि आप उसको ये सोचने में मजबूर करो कि हाँ शायद मैंने गलत किया होगा, हाँ शायद मैंने क्योंकि ऐसी बात बोल दी तो वो मुझसे इसलिए नाराज हो गया। खुद ही जस्टिफाई करने लग जाते हो, खुद ही आप जस्टिफाई करने लग जाते हो, और अगला इंसान जो है वो चाहते ना चाहते हुए इनवॉलंटरली उसके अंदर ये टेंडेंसीज वाकई डेवलप हो जाती हैं। तो नार्सिसिस्ट इंसान कभी भी अपनी गलती तस्लीम नहीं करेगा, नो मैटर व्हाट। एग्जैक्टली ऐसे ही है। अच्छा नेहा, ये बताएं कि जो ये लोग होते हैं ना, इन्होंने बाहर बड़ा प्यारा एक मास्क चढ़ाया होता है, लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जैसे ही ये घर पे आते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं। और जो नार्सिसिस्ट बंदा है वो बाहर सबकी तारीफ़ करेगा लेकिन अपनी बीवी की तारीफ़ नहीं करेगा, और वो उसमें ऐब निकालता रहेगा, मतलब इस हद तक उसको क्रिटिसाइज़ करेगा, और बाहर उसको वही चीज़ें, अगर उससे भी बुरी चीज़ें भी हैं, उसकी भी तारीफ़ें करेगा। तो ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि देखें, बाहर एक फसाड है जो आपने लोगों को दिखाना है, एक आपका वो चेहरा है जो लोग देखते हैं, जो समाज देख रहा है, जो दुनिया देख रही है। वहाँ पे आपके पास कंट्रोल जो है, जो पावर है आपकी, वो एक हद तक है, क्योंकि दुनिया है, हर कोई अपने अपने तरीके से काम कर रहा है, हर कोई अपने अपने तरीके से चल रहा है। लेकिन जैसे ही वो इंसान घर आता है
तो जो पावर ऑफ कंट्रोल है वो उसके हाथ में चला जाता है, और जब उसको ये लगता है कि अब मैं पावर में हूँ, अब मेरे हाथ में इस चीज़ का कंट्रोल है, वो उसी चीज़ को जो है वो मैनिपुलेट करता है और एक्सप्लॉइट करता है। जैसे बीवी है अगर, तो बीवी जो है ज़ाहिर है वो खामन जो कहेगा वो उसकी बात सुनेगी। जब खामन को ये पता लग जाएगा कि बीवी जो है वो मेरी बात सुन रही है या नहीं सुन रही, फिर इख्तलाफात जो हैं वो बढ़ते हैं। वो पावर वाला जो एलिमेंट है ना, घर आते साथ ही वो जब जैसे ही वो उस इंसान के हाथ में आएगा, इख्तलाफात जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा नेहा, जैसे आपने बात किया कि हमसे अगर कोई गलती होती है, बेशक कुछ घंटों बाद रियलाइज़ हो, गुस्सा ठंडा, उसके बाद हमें रियलाइज़ हो जाता है कि हमने ज़्यादा बोल दिया या हमें नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो लोग नार्सिसिस्ट होते हैं क्या उनको एहसास होता है और उसके बावजूद भी वो अपने कैरेक्टर में रहते हैं, या उनको बिल्कुल एहसास नहीं होता और उनको अपनी ज़ात ही सही लगती है? देखिए ये डिपेंड करता है। अगर तो उसको एहसास कराया जाए बार बार कि आप यहाँ पे गलत हैं या यहाँ आपकी गलती है या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, कुछ हद तक आप कह लें कि 10 to 15% लोगों में को एहसास होता है, लेकिन एहसास के बाद वो अपने आप को फिर भी नहीं बदलते। और वो ना बदलने की रीज़न ये कि उनके पास वैलिड सेल्फ एक्सप्लेनेशंस होती हैं, जस्टिफिकेशंस होती हैं कि मैंने ज़्यादती की, हाँ मैंने ज़्यादती की क्योंकि ये रीज़न थी, तुमने मेरे साथ बुरा बर्ताव किया इस वजह से मैंने तुम्हारे साथ ज़्यादती की। तो उनके पास लॉजिक्स, एक्सप्लेनेशंस और जस्टिफिकेशंस अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए बहुत ज़्यादा होती हैं। तो ये कहना मुश्किल होगा कि उनको कभी रियलाइज़ होता है, हो भी जाए, लेकिन वो अपनी गलती कभी तस्लीम करते नहीं हैं। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि जो औरतें इस टाइम फेस कर रही हैं, क्योंकि मुझे लगता है बहुत सी ऐसी औरतें होंगी और हमारे जो पाकिस्तान में तो ये चीज़ बहुत कॉमन है कि जो हस्बैंड्स हैं वो अपनी बीवी के इमोशंस को वैलिडेट ही नहीं करते, वो डिसमिस करते हैं, और अगर वो उनको अपने प्रॉब्लम बता रही हैं तो वो एक चीज़ कही जाती है कि मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ और तुम आते साथ मेरे साथ तुमने ये बातें करना शुरू कर दी हैं, मुझे मत बताओ, या स्टफ़ लाइक दैट। तो हालांकि देखा जाए तो उसने आपसे ही करनी है और किससे करनी है। तो जो हस्बैंड्स ऐसा करते हैं तो क्या हल यही है कि उनकी बीवियां उनको छोड़ दें, या कोई और भी हल नहीं, है? हल ये नहीं है कि बीवियां उनको छोड़ दें। कम्युनिकेशन इज़ द की। आप सबसे पहले रेड फ्लैग्स देखें। आपकी देखें मंगनी हुई, शादी हुई, एक जो शादी से पहले का पीरियड होता है, सबसे पहले कोशिश करें कि आप उसमें इंसान को जानें। डिफरेंट सिचुएशंस आती हैं, उसमें इंसान को परखना बहुत ज़रूरी है। उस परखने में अगर आपको पता लग जाता है तो बेटर वे तो यही है कि आप उसको छोड़ दें या आप उसको थेरेपी की तरफ जो है वो लेके जाएं। लेकिन अगर समहाउ शादी हो जाती है, शादी के बाद ये चीज़ें जो है वो नज़र आना शुरू होती हैं, तो फिर उसमें कम्युनिकेशन इज़ द की। आपने आहिस्ता आहिस्ता बेबी स्टेप्स लेके एक तो ख़ुद थेरेपी लें, क्योंकि इस तरह की औरतें जो हैं वो खुद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का, एंजाइटी का। अच्छा नेहा, हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बात किया है कि बात करनी चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए। हम नॉर्मल इंसान से कम्युनिकेट जब कर रहे हैं ना, तो उसको तो हमारी बात समझ आ रही है। जैसे आपने बात किया कम्युनिकेशन इज़ द की, लेकिन अगर अगला बंदा उसको कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पा रहा तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन? देखिए, जब आप खुद थेरेपी लेंगे तो आपको थेरेपिस्ट जो है वो इस तरह की चीज़ें बताते हैं, इस तरह की टेक्निक्स बताता है जिससे आप अगले को कन्विंस कर सकते हैं। अगर तो वो कन्विंस हो जाए और थेरेपी की तरफ चला जाए तो वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर अब आपको अपना सोशल सपोर्ट सिस्टम जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने आप को इंडिपेंडेंट करना है। और जहाँ बच्चे बीच में आ जाते हैं वहाँ बच्चों की तरबियत को देखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक टूटा हुआ घर जो है उससे बच्चों के ऊपर जो असरात मरतब होंगे उनको जो है वो फिर फेस करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपने अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है और कोशिश करना है कि आपका पार्टनर जो है वो इस चीज़ को तस्लीम करे कि हाँ उसके अंदर ये टेंडेंसीज़ हैं। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा तो अलहदगी ही ऑप्शन जो है वो एंड में बचती है। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल कीजिए। जी मैंने डॉक्टर साहबा से सवाल करना था। जी जी कीजिए। जी डॉक्टर साहबा से मेरा ये क्वेश्चन है कि डॉक्टर साहबा ने जितनी भी टिप्स बताई हैं ये शो की हद तक तो ठीक है, लेकिन जो करंटली हमारा इस टाइम पे कंडीशन चल रही है जो गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से है, वो उसको कैसे हम अपने आप से सेव कर सकते हैं? एक घर के अंदर जो टेंशन चल रही है वो तो है, लेकिन घर से बाहर कैसे जो जा रहे हैं वहाँ भी हमें ऐसे उससे ज़्यादा जो है वो टफ माहौल मिल रहा है। तो हम कैसे अपने आप को सेव करके साइकोलॉजिकली अपने आप को सेव कर सकते हैं? डॉक्टर साहब इस बारे में बताएं। ठीक है जी नेहा। ओके सो बात देखें ये है कि जो भी इंसान घर से बाहर जाता है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत, जो बाहर की प्रॉब्लम्स हैं, जो बाहर की टेंशन्स हैं, वो हम सबको घेरे हुए हैं। आप बाहर आती हैं, मैं बाहर जाती हूँ काम करने, स्टूडेंट्स हैं, कितने वर्कर्स हैं, टीचर्स हैं, कितने प्रोफेशंस हैं जो बाहर जाते हैं। जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं वो हर एक के साथ है। क्या वो बाहर जाने वाला शख्स है या वो घर बैठे रहने वाला शख्स है? टीवी पे सब कुछ आ रहा है, सोशल मीडिया पे सब कुछ आ रहा है, आप कुछ भी लगा के देख लें आपको नेगेटिव खबरें जो हैं वो घेरे हुए हैं।
लेकिन अब आपने उससे अपने आप को निकालना कैसे और अपने आप को उस टफ सिचुएशन से कैसे निकालना है। ज़िंदगी में हर चीज़ नेगेटिव नहीं होती है। आपको अल्लाह ताला ने पैदा किया है, सबसे पहले तो इसका शुक्र अदा करें। उसके बाद आप अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटीज़ को देखें। आपको अल्लाह ताला ने इस काबिल बनाया है कि आप अपना ब्रेड वाइनर बने घर के, आप अर्निंग करें, अपनी फैमिली को देखें, अपनी फैमिली का ख्याल करें। आपकी शादी हुई है, आपके बच्चे हैं, उनके साथ आप खुशी के लम्हात को जो है वो एंजॉय करें। ख़ुद से अपनी ज़िंदगी में जो है वो पॉजिटिविटी लेके आएँ, छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय करना शुरू करें। जो लोग सुबह फजर के टाइम उठते हैं, कुछ लोग वॉक करने जाते हैं, कुछ लोग फजर की नमाज़ पढ़ने मस्जिद में जाते हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों से सबक सीखें, उनसे लेसन लर्न करें कि अल्लाह ताला ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम इस तरह की एक नॉर्मल ज़िंदगी जो है वो गुजारें, और कोशिश करें कि जो लोग वाकई मुश्किल में हैं उनकी हम हेल्प कर सकें। इससे आपको वाकई पॉजिटिविटी का जो है वो एहसास होगा। बिल्कुल ऐसे। अच्छा नेहा, जैसे अभी कॉलर ने सवाल किया ना, बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि मर्दों पे जो है फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज़्यादा होता है, उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, तो अगर उनके ऑफिस में वो गए हैं और एक टॉक्सिक माहौल है, तो उसके बाद वो घर आके किस तरह नेचुरल पॉजिटिव रह सकते हैं और अपनी मेंटल हेल्थ को बेहतर कर सकते हैं। और मुझे लगता है इस बारे में बात भी कम होती है, हमें इस हवाले से भी बात करनी चाहिए। तो आप, जैसे अभी कॉलर ने भी सवाल किया, आप उनको क्या टिप देंगी? मैं ये टिप दूंगी कि देखें, घर आते ही ठीक है गुस्सा, चिड़चिड़ापन, एक जो उसकी लेथार्जी की कैफियत होती है वो होती है, लेकिन उसमें ये कि आप ये देखें कि आप जब घर जा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी बीवी के साथ भी कोई प्रॉब्लम आई हो सकता है बच्चों का अच्छा दिन ना गुजरा हो, स्कूल में टीचर ने डांट दिया हो, टेस्ट में मार्क्स अच्छे ना आए हो, एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम आया हो। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए आपने अपने आप को लाइट मोड में रखना है। कभी कभार हो गया कि ठीक है गुस्सा ठीक है, लेकिन जब शौहर गुस्से में, तो फिर बीवी और बच्चों को चाहिए कि वो थोड़ा सा शौहर का लिहाज करें, अच्छा खाना बना लें, उनको बाहर आउटिंग पे ले जाएं, या घर का माहौल जो है वो लाइट रखें। लेकिन ये मर्द का भी फ़र्ज़ बनता है कि जब वो घर आएँ तो आते साथ ही जो है वो गुस्से में बीवी को ना सुनाना शुरू कर दें, ना बच्चों को डांटना शुरू कर दें। एक लाइट माहौल रखें। अगर कोई मसला चल भी रहा है, अपनी फैमिली को बिठा के आप डिस्कस करें। डिस्कशन इज़ द सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। बिल्कुल ऐसे ही। तो आज हम बात कर रहे थे, वैसे बातें तो हमारी 360 हो गई हैं, लेकिन जो हमारा मेन टॉपिक था वो ये था, ऐसे लोगों के साथ कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसे लोगों को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिनमें नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स या नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज पाई जाती हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ साइकोलॉजिस्ट मौजूद थी, डॉक्टर नेहा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एक ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे कि उम्र चाहे कुछ भी हो, हर खातून अपनी उम्र के हिसाब से स्टाइलिश और ग्रेसफुल लगना चाहती है। तो आज के सेगमेंट में हम यही जानेंगे कि मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के लिहाज से हम अपना मेकअप, ड्रेसिंग, शूज़, एक्सेसरीज़ कैसी होनी चाहिए ताकि हम हर उम्र में अपडेटेड और स्टाइलिश नज़र आएँ। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेकअप आर्टिस्ट अमारा शहजाद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा हमारा, सबसे पहले तो ये बताएं कि मेकअप टिप्स हम क्योंकि इसी से स्टार्ट करेंगे और आपकी स्पेशलिटी भी यही है, तो अक्सर होता है ख़वातीन उम्र के साथ अपने आप को बिल्कुल छोड़ देती है ना, और अपने आप को बिल्कुल ग्रूम नहीं करती, अपने आप को टाइम नहीं देती। तो सबसे पहले तो बताइए ये कितना इंपॉर्टेंट है कि हर एज, आपकी एज चाहे कुछ भी हो, आपने दिन में अपने लिए टाइम निकालना है और अपने आप को थोड़ा सा ग्रूम करना है। बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं कि मतलब 3 एज ग्रुप्स पे आज हम बात करते हैं। लाइक जो टीनेजर्स होती हैं वो एक प्रिवेंशन का टाइम होता है, मतलब कि आपकी स्किन उस टाइम पे बहुत अच्छी होती है। आपको सनस्क्रीन जो है वो मस्ट यूज़ करनी चाहिए, ठीक है। जैसे स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं हम लोग, तो आप बच्चियों को चाहिए कि वो सनस्क्रीन यूज़ करें और SPF 30 करें, मतलब कि बहुत ज़्यादा SPF जो है वो यूज़ ना करें, और लाइट वेट फाउंडेशन का यूज़ करें। और अगर इस एज में वो अपनी स्किन केयर रूटीन जो है वो ठीक रखेंगी तो आगे जाके उन लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है। अच्छा, तो उनकी रूटीन में जैसे आपने बताया कि लाइट अपनी ना रूटीन रखें, तो जैसे जो यूनिवर्सिटी जाती हैं, जो कॉलेज जाती हैं, तो उसमें क्या चीज़ें ऐड कर लें? फाउंडेशन तो नहीं लगाई जाती, कोई बीबी क्रीम लगाएं, और जैसे लाइनर है वो ब्राउन में यूज़ करें, बहुत ज़्यादा ब्लैक ना करें, लाइट ब्राउन से कलर का लाइनर लगा लें, और ब्लश ऑन की बजाय टिंट यूज़ कर लें, मतलब लाइट वेट रखें बिल्कुल, फाउंडेशंस वगैरह जो भी वो यूज़ करती हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं 30 to 45, ये आ जाता है आपका एक तरह का करेक्शन का टाइम। इस टाइम पे आपको अपनी स्किन को डीप हाइड्रेट करना होता है। लाइक अगर आप कोई फाउंडेशन भी यूज़ कर रहे हैं वो भी क्रीमी यूज़ करें, ब्लश ऑन यूज़ करें, क्रीमी यूज़ करें, और पाउडर का यूज़ जो है वो थोड़ा सा कम रखें, और सनस्क्रीन जो है वो इस एज में आपको SPF 50 यूज़ करनी चाहिए।
क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक आपकी नींद पूरी नहीं होती, स्ट्रेस होता है, जिससे लाफ लाइन्स आने लग जाती हैं। बिल्कुल तो ऐसे ही। विटामिन सी का सीरम भी आप यूज़ कर सकती हैं इस स्किन पे अपनी पे। और उसके बाद फिर हम आ जाते हैं लाइक 45 to 60। अब ये जो टाइम होता है ना, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा डीप हाइड्रेशन का टाइम होता है। मतलब आपकी स्किन जो है वो ग्लो, आप कहते हो कि ग्लोई लगे, तो उसमें ये होता है कि सीरम फाउंडेशन मिलती हैं। ठीक है। मतलब कि हर एज के अकॉर्डिंग आपकी फाउंडेशन जो है वो चेंज होती है। तो आपको ये देखना होता है कि आप ये नहीं कर सकते कि आपकी एज 60 है और आप फाउंडेशन जो है वो बहुत ही लाइट वेट लगा रहे हो। इस तरह की नहीं लगानी, आपने लगानी है जो सीरम फाउंडेशन हो, वो उससे भी ज़्यादा बल्कि माइल्ड होती हैं, क्योंकि वो आपकी स्किन की जो लाफ लाइंस वगैरह आ रही होती हैं उसको वो कंट्रोल रखती हैं। बट ये है कि जो मेकअप है वो आपकी नेचुरल ब्यूटी जो होती है उसी को हाईलाइट करता है, आपकी एज उससे कम नहीं लगती। ठीक है। अच्छा, हमारा जैसे हमने स्टार्ट किया ना, हमने बच्चियों से स्टार्ट किया, जैसे आपने बताया वो अपनी जो मेकअप रूटीन है बिल्कुल लाइट रखें। तो जैसे आजकल मेकअप आ रहा है, जैसे आपने बताया कि टिंट यूज़ करें, वो बड़ा नेचुरल लगता है, फिनिश नेचुरल लगती है। तो जैसे ब्लश ऑन है, अगर हम उसकी बात कर लें या कंटूर की बात कर लें, कोई इवेंट है उस लिहाज से, तो ये जो लिक्विड ब्लश है ये ज़्यादा अच्छे होते हैं या जो पाउडर फॉर्म है ये ज़्यादा अच्छा होता है? डिपेंड करता है आपकी स्किन पे। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप लिक्विड ब्लश ऑन यूज़ करें, क्रीमी यूज़ करें। और अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है, बहुत ज़्यादा पोरस स्किन है और आप चाह रहे हैं कि आपके पोर्स भी मिनिमाइज हो जाएं, तो उसके लिए एक मेरे पास बहुत अच्छी टिप भी है कि अगर आप फटकरी को उसको ग्राइंड करते हैं और उसका 1 टेबलस्पून आप पाउडर जो है वो लें और 30 ml वाटर लें, उसमें आप उसको मिक्स करके किसी भी एम्प्टी बॉटल में उसको मिक्स करें और रख लें। आप जब मेकअप करने लगेंगे आपने उससे पहले 5 मिनट्स पहले उसको अपनी स्किन पे स्प्रे कर लेना है। ठीक है। फिर अगर बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आपने 5 मिनट का स्टे देना है, 3 to 5 मिनट्स का, देन वो स्प्रे जो है अपने फेस पे आपने कर लेना है। उससे क्या होगा, आपके पोर्स जो हैं वो श्रिंक होंगे और आप जो फाउंडेशन बनाएंगी उसमें आपके पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे। मतलब जितने भी आप प्राइमर यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा अच्छा इफेक्ट जो है वो आपको ये फटकरी वाली जो टिप है ना ये देगी। अच्छा, मतलब जो अक्सर हम इस मौसम में देखते हैं, जब हम सुबह भी उठते हैं ना तो पोर्स हमारे खुले होते हैं। बिल्कुल, और उसकी वजह से फिर बाद में हमें एक्नी भी हो जाती है। बिल्कुल। और वो अगर आपके, और वो देखें एक्नी को भी कंट्रोल करेगी फटकरी, क्योंकि वो आपकी स्किन को ड्राई करती है। तो ये ऑयली स्किन वालों के लिए ये वाली टिप है। मतलब कि ड्राई स्किन वाले ये ना करें, ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज यूज़ करें, देन आप वो फाउंडेशन जो है वो अप्लाई करें अपने फेस। ठीक है। अच्छा, हमारा ये बताएं कि जब हम मेकअप करते हैं इस मौसम में तो मेकअप तो स्टे नहीं करता है, या मेकअप करने का भी दिल नहीं करता बहुत ज़्यादा, बस दिल करता है लाइट लाइट मेकअप करें। तो ये जो ह्यूमिड वेदर है इसमें मेकअप से पहले जो हमारी रूटीन होनी चाहिए, स्किन केयर रूटीन, वो क्या होनी चाहिए? वो मैंने अपने लास्ट वीक शो में बताया था कि आप नीम के पत्तों का पाउडर बना लें। पाउडर बना के आप उसकी आइस क्यूब्स बना लें। अच्छा, नीम के पत्तों का अगर जिनकी बेस स्टे नहीं करती उन लोगों के लिए ये टिप है। ठीक है। तो वो आइस करें, अपने फेस को आइसिंग करें मेकअप करने से पहले, कोई 5 मिनट आइसिंग कर लें, देन वो मेकअप करें और उनका मेकअप स्टे करेगा। ठीक है। एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम सलमा। जी वालेकुम सलाम। जी सलमा, मुझे लगता है आपको मेरी बहुत याद आ रही है, 3 कॉल्स किया आज। थैंक यू सो मच। जी सवाल कीजिए। फटकी का ना जो कह रही है मैम कि फटकी को यूज करें पानी में डाल के, हम तो रोजा यूज कर सकते हैं। और सेकंड ये कि ना फटकी को पहले खिल नहीं करती जो तवे पे मेल्ट करके, उसका नहीं करना चाहिए डायरेक्ट। तो कहते वो बहुत वो खतरनाक होती है डायरेक्ट लगाने। नहीं, डायरेक्ट नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने पाउडर कहा है। आपने फटकरी का पाउडर उसको तवे के ऊपर, ग्राइंड की 2 वेज होती है ना, या आपको डायरेक्ट ग्राइंड करें या उसको पहले तवे पे मेल्ट करके ग्राइंड करें, वो मैं पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, वो डायरेक्ट भी कर सकती हैं, इट्स अप टू यू कि वो अगर चाह रही हैं कि उसको तवे के ऊपर हल्का सा वो कर लें, वो फिर फूल जाती है थोड़ी सी, वैसे भी कर सकती हैं। बट मेकअप के लिए देखें, हमने मेकअप डेली नहीं करना, और यहाँ हमारी जो स्किन के पोर्स के इशू होते हैं सिर्फ उन लोगों ने करना है, उनकी स्किन इतनी ऑयली होती है तो वो डायरेक्ट भी करेंगे तो उन्हें कोई इशू नहीं होगा। वो डायरेक्ट उसका पाउडर बना लें, बना के 1 टेबलस्पून आपने 30 ml वाटर में जब उसको मिक्स करके अपना स्प्रे करना है ना फेस पे, तो वो उनको खुद ही आइडिया हो जाएगा। अगर एक्नी भी हो रही है तो वो भी मे बी उससे कंट्रोल हो जाए, बट पोर्स उससे बहुत अच्छे श्रिंक हो जाएंगे। मुझे एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है, मेरे साथ मौजूद है फैशन डिज़ाइनर सैरिश अफजल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं
मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सैरिश, आज हम क्योंकि बात कर रहे हैं मेकअप और अपनी वैसे ओवरऑल ग्रूमिंग के हवाले से, और हम ख़ास तौर पे बात करें कि ये जो मौसम है ना गर्मियों की एक स्टेज आगे आ गई है, अब ह्यूमिडिटी वाला मौसम है, मौसम बहुत ज़्यादा ह्यूमिड है। तो इस वेदर में जो मेकअप है वो भी स्टे नहीं करता, और मेकअप के लिए भी टिप्स हमें हमारा ने दिया है। तो साथ साथ अगर हम फैशन के हवाले से बात करें तो इस वेदर में हमें क्या पहनना चाहिए, क्या ट्रेंड चल रहा है? इस वेदर में आपको सबसे पहले जो हमारा पाकिस्तान का अपना फैब्रिक है, जिस लॉन जो हर जगह पे बहुत फेमिलियर है, वो कैरी करनी चाहिए। एक तो मेड इन पाकिस्तान है, हमारी इंडस्ट्री प्रमोट होती है उससे। दूसरा हमारे वेदर के साथ कोरिलेट करता है, कंफर्टेबल है, ब्रीदी है, एयर क्रॉस होती है, स्वेट कंट्रोल होता है। तो आपको अपना फैब्रिक पहनना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि आप इम्पोर्टेड फैब्रिक पहने, आप कोरियन फैब्रिक पहने या चाइनीज़ पहने। आपको अपने फैब्रिक को तरजीह देनी चाहिए जो आपके वेदर के साथ कोरिलेट करता है। तो ये बताएं कि आजकल जो टीनेजर्स हैं, जो लड़कियां हैं, क्या उसमें ट्रेंड्स चल रहे हैं, कैसे कट्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें उनको पहननी चाहिए? और जो एक डिबेट चल रही है शॉर्ट शर्ट और लॉन्ग लेंथ की, क्योंकि दोनों एक साथ ही इन हो गई हैं और लोग पहन भी रहे हैं, दोनों को अच्छे से कैरी कर रहे हैं, तो क्या चल रहा है, ओवरऑल ट्रेंड्स क्या हैं? जब आप अपनी अर्ली 20s में होते हैं ना, तो आपकी एक्सपेरिमेंटल एज होती है, आप कुछ भी पहन सकते हैं, आप हर ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, आप शॉर्ट शर्ट पहन सकते हैं, आप लॉन्ग पहन सकते हैं, आप बॉक्सर शर्ट पहन सकते हैं, वो ट्रेंड्स ही आपके लिए हैं। बट जैसे ही आप जंप करते हैं ना 30+ पे 40s में जाते हैं, तो आपने सिर्फ स्टाइल नहीं करना होता, आपने ख़ुद को एलिगेंट भी दिखाना होता है, आपने ट्रेंड्स के साथ भी रहना होता है। तो उसमें ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी टाइप आइडेंटिफाई करें और ज़्यादातर लॉन्ग शर्ट्स कैरी करें, बिकॉज शॉर्ट शर्ट में आपकी थोड़ी सी चबी लुक आती है, आपकी बॉडी अलाइनमेंट डिस्टर्ब होती है। तो राइट नाउ जो ट्रेंड्स हैं वो टीनेजर्स के लिए ही हैं। शॉर्ट शर्ट्स पहन रहे हैं लोग, बैलून पैंट्स पहन रहे हैं, फ्लेयर पैंट्स पहन रहे हैं, सब कुछ चल रहा है, क्यूलोट पैंट्स चल रही हैं। तो शॉर्ट शर्ट ज़्यादा ट्रेंड में है। जो लॉन्ग शर्ट है ना, वो सीनियर एज ग्रुप के लोगों के लिए है, 30s और 40s के लिए। ठीक है। तो ट्रेंड्स वेरी करता है आपकी एज के हिसाब से। और आप क्या कैरी कर सकते हैं? आप क्या कैरी कर सकते हैं? बिल्कुल ऐसी। अच्छा सैरिश, प्रिंट्स पे अगर हम बात कर लें तो जो समर्स में आपको वैसे भी बहुत अच्छा लगता है और आपका दिल भी करता है, विंटर्स में उमूमन ये होता है कि आप ज़रा थोड़े वेस्टर्न कपड़े पहनते हो, प्यारे प्यारे आप स्वेटर्स, जैकेट्स, ये सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन समर्स में आपका दिल करता है प्यारे प्यारे लॉन के जोड़े हों, फ्लोरल से और फ्लोई से, ब्रीदेबल फैब्रिक्स हों। तो प्रिंट्स कैसे चल रहे हैं आजकल? यार अगर हम प्रिंट्स की बात करें ना, तो आप जितने बड़े प्रिंट्स पहनेंगे ना उतने बड़े लगेंगे। प्रिंट्स का डायरेक्ट ताल्लुक उनके साइज़ से है। जितने छोटे प्रिंट्स पहनेंगे, मोनोक्रोम्स पहनेंगे, टॉप और बॉटम की प्रिंट्स एक जैसे होंगे, उतनी आपकी लुक सोफिस्टिकेटेड और अलाइन लगेगी। जितने बड़े फ्लोरल और कलरफुल प्रिंट पहनेंगे, आप बहुत अपनी एज से 10 साल बड़े नज़र आएंगे। तो हमेशा प्रिंट चूज़ करते हुए एक तो ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा कलरफुल ना हो और बहुत बड़ा ना हो प्रिंट छोटा यूज़ करें। मोस्टली अगर लाइंस और ग्राफ्स की बात करें तो वर्टिकल लाइंस चूज़ करें जो आपकी बॉडी को स्लिमर और टॉलर दिखाते हैं। और छोटे प्रिंट्स पहने, मोनोक्रोम्स पहने, टॉप और बॉटम के प्रिंट्स एक जैसे पहने जो आपकी लुक को डिफाइन करें। ठीक है। हमारा ये बताएं कि जो ख़वातीन 30s में है, 40s में है, उनकी स्किन केयर रूटीन क्या होनी चाहिए और वो कैसे अच्छा मेकअप कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एज के साथ साथ ना आपकी जो स्किन है थोड़ी सैगी हो जाती है, आपको लाइंस पड़ने लग जाती हैं। तो जो फ्रेशनेस या जैसा मेकअप, सबका नहीं लेकिन कुछ लोग तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर लोगों की घरेलू ख़वातीन की बात कर रही हूँ। अगर आप अच्छी स्किन केयर करते हैं तो फिर आपका मेकअप भी अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि 30 to 45 की जो एज है वो करेक्शन का टाइम है। मतलब उस टाइम में आपको नींद कम आती है या स्ट्रेस का टाइम होता है, तो आपको लाइफ लाइंस का इशू आता है। अगर आप अच्छी होम केयर नहीं करते तो डीप हाइड्रेशन करें अपनी स्किन को। सनस्क्रीन जो है वो मस्ट यूज़ करें, बेशक आप घर से बाहर नहीं जा रहे। आजकल घरों में भी बहुत ज़्यादा लाइट्स लगी हुई हैं, वार्म लाइट्स का यूज़ हुआ हुआ है, तो आप सनस्क्रीन जो है वो मस्ट यूज़ करें, चाहे आप घर पे भी हैं। और रही बात सैगी स्किन की, सैगी स्किन के लिए आप हाइड्रा फेशियल करवाएं, वो बहुत बेस्ट है, बजाय इसके कि आप कोई इंजेक्शन वाली चीज़ों की तरफ जाएं, बोटॉक्स या फिलर की तरफ जाएं। पहले आप जो है ना नेचुरल चीज़ों की तरफ जाएं। लेकिन जो हाइड्रा है ना, वो आपकी स्किन में कुछ इंजेक्ट नहीं कर रहा। बिल्कुल ठीक है, वो आपकी स्किन को लिफ्टिंग सीरम्स के साथ हम लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो आपकी स्किन सैगी लग रही है वो आपकी मेंटेन हो सकती है, लेकिन उसके लिए भी है कि अगर आप रूटीन में करवाते हैं। अच्छा। अगर आप एक दफ़ा साल में फेशियल करवा रहे हैं और आप कहने हमारी स्किन ठीक नहीं है, तो वो भी चीज़ ठीक नहीं है। ठीक है, मंथली बेस पे आप अपना एक अच्छा फेशियल लें, डीप हाइड्रेशन वाला। और अगर आपको सैगी स्किन का इशू है तो हाइड्रा फेशियल में देखें
जो हाइड्रा फेशियल में ट्रेन लड़की होगी ना, वो कभी भी कंप्लीट टूल्स नहीं यूज़ करेगी, वो आपकी अकॉर्डिंग टू स्किन वर्क करेगी। लाइक अगर सेगी स्किन का इशू है तो वो एंटी एजिंग टूल्स यूज़ करेगी, वही सीरम यूज़ करेगी। वो कोई आपके हेड्स वगैरह वाले जो टूल्स हैं या कोई स्किन को इस तरह से जो इरिटेट करेंगे, वो इस तरह के टूल्स यूज़ नहीं मतलब आपकी करेंगे। स्किन के अकॉर्डिंग करेंगे। बिल्कुल स्किन के अच्छा, हमारा according ये भी treat कहा करेंगे। जाता है कि अगर एक दफ़ा ये ट्रीटमेंट करवा लो तो आपकी स्किन बड़ी अच्छी लगती है। अगर हम हाइड्रा फेशियल की बात करें तो उसी पे रहते हैं कि अगर 3-4 दिन बड़ी अच्छी आपकी स्किन रहेगी, लेकिन उसके बाद पहले से ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, तो क्या ये सच है? नहीं, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। ये बहुत ही मतलब कि एक गलतफहमी है। अनऑथेंटिक बात है कि फेशियल कराने से आपकी स्किन खराब हो जाती है। बट ये है कि जो आपका फेशियल कर रहा है, एक तो वो एक्सपर्ट हो और जो प्रोडक्ट यूज़ हो रही हैं वो ओरिजिनल हो। देखिए प्रोडक्ट जो हैं वो आपके सामने यूज़ हों, जो भी यूज़ हो रही हैं, क्या यूज़ कर रहा है और अगला लड़की बंदा। एक्सपर्ट हो जो आपका वर्क कर रही है, ठीक है। तो कभी भी फेशियल से स्किन ख़राब नहीं होती। सिर्फ ये है कि जो ब्लीच या पॉलिशर का यूज़ है वो थोड़ा सा हमें कम रखना चाहिए, और जो बल्कि आजकल लोग रेजर का यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, जिससे खुद घर आपकी में भी स्किन इस्तेमाल की करते लेयर हैं। रिमूव हो जाती हैं, उससे भी एजिंग साइंस बहुत जल्दी आएंगे। अभी जैसे मैंने पहले बात की थी कि अगर आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो आजकल के जो लोग वो 40 या 45 के 50 इयर्स के लोग हैं, उनकी स्किन बहुत बेहतर है 20 इयर्स की एज की बच्चियों से। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है, हमारा सही आप कहा देखिए आपने। उनकी आइज़ के नीचे 20 इयर्स की हैं वो, बट उनकी आइज़ के नीचे अभी सेलाइंस हैं क्योंकि वो अपनी स्किन की केयर ही नहीं कर रही। तो इसलिए मदर्स को भी चाहिए कि अपनी बच्चियों को थोड़ा सा गाइड करें कि अच्छा लाइट मॉइस्चराइज़र यूज़ करें, अगर फेस वॉश यूज़ कर रही हैं तो वो भी क्रीमी करें। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आज हम बात कर रहे थे फैशन और मेकअप टिप्स के हवाले से डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए क्या होनी चाहिए, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद थी फैशन डिज़ाइनर सैरिश अफजल। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत शुक्रिया। और साथ साथ मेरे साथ मौजूद थी मेकअप आर्टिस्ट अमारा शहजाद। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।